एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी और साथ ही तकनीकी राय के लिए राकेश बंसल हैं हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। राकेश, क्या कह रहे हैं चार्ट्स, क्या कुछ बड़े ब्रेकडाउन के संकेत आते हुए दिख रहे हैं? कल जिस तरह से अहम सपोर्ट लेवल निफ्टी ने तोड़े हैं, और ये बताएं कि आज फिर से चूंकि 100 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से मिल रहे हैं, कौन से वो लेवल हैं जहां पर अब आपको निफ्टी पर नेक्स्ट सपोर्ट नजर आते हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी बिल्कुल। कल निफ्टी ने देखें तो मार्केट में देखें तो निफ्टी ने 8425 का एक क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ा था और बैंक निफ्टी ने 18,600 के लेवल्स को तोड़ा था। उसके बाद नीचे का काफी बड़ा मूव खुल जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कल जिसने शॉर्टिंग करी है आज की गैप डाउन ओपनिंग को यूज करना चाहिए मुनाफा वसूली के लिए, और साथ साथ निफ्टी पर 8315 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अनिल जी ये काफी क्रिटिकल सपोर्ट है, काफी बड़ी नेकलाइन है। अगर 8315 का लेवल स्पॉट निफ्टी पे टूटता है तो अब नीचे में देखें तो 8000 तक निफ्टी गिर सकता है। किसी ने अगर शॉर्टिंग करी है तो भी 8315 पे लेवल पे नजर रखनी चाहिए, और कोई अगर फ्रेश शॉर्टिंग करना चाहता है तो भी 8315 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो डिसाइसिवली मेरा ऐसा मानना है नए शॉर्ट्स मार्केट में इनिशिएट करने चाहिए, और हम वायदा बाजार में नए शॉर्ट्स इनिशिएट होते हुए भी देखेंगे। तब मोमेंटम के साथ निफ्टी 8000 8050 के लेवल्स जो है नीचे में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो 8315-20 के नीचे सीधा 8000 पर सपोर्ट है, उसके बीच में कहीं आपको लगता नहीं कि कहीं और सपोर्ट ले सकता है? क्योंकि वायदा कारोबार का डेटा तो 8200 के आसपास सपोर्ट बता रहे हैं। नहीं अनिल जी, टेक्निकली देखें तो कोई सपोर्ट नहीं है, और अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से भी देखें तो 8300 एक काफी बड़ा बैरियर है। और टेक्निकली देखें अनिल जी यहां पर एक ट्रिपल बॉटम लगा हुआ है, और दूसरी सेंस में देखें एक छोटा हेड एंड शोल्डर टॉप फॉर्मेशन है। ये एक नेकलाइन है। टेक्निकली देखें अनिल जी 8315 के नीचे 8000 8050 का ये एक सपोर्ट क्लस्टर आता है, उससे पहले टेक्निकली कोई सपोर्ट नहीं है। मयूरेश, जो पेन पॉइंट रहेगा वो रिटेल निवेशकों के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप में आई बिकवाली रहेगा। जिस तरह से कल ये मार्केट टूटा है, आज आप अपने निवेशकों को क्या सलाह दे, अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं कि एग्जिट करना बेहतर है? देखिए मार्केट कब स्टेबल हो, कितना और फिसलता है। मॉर्निंग हर्षिता जी, आई थिंक द बेटर पॉइंट इज वेट करें मार्केट्स के लिए स्टेबलाइज होने के लिए। तो एंट्री पॉइंट के लिए आई थिंक यू शुड स्टिल बी वेटिंग, क्योंकि कोई कंडीशंस चेंज नहीं हुई है डोमेस्टिकली, एंड दिस इज द पॉइंट वी हैव बीन हार्पिंग अपॉन टाइम एंड अगेन। आई थिंक डोमेस्टिकली सबको पता ही है कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। एवरीबडी नोज द पार्लियामेंट लॉक जाए, मानसून का कुछ पता नहीं है, लेकिन आई थिंक द सबसे इंपॉर्टेंट चीज है युआन डिवैल्यूएशन। आई थिंक दैट इज क्लियरली कॉजिंग जिटर्स इन द मार्केट्स। आप रिएक्शन देख रहे हैं वर्ल्ड मार्केट्स में, एंड क्लियरली आई थिंक दिस कॉजेस कंसर्न्स ऑफ अ डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट, ग्लोबल डिमांड एंड ग्रोथ नॉट कैचिंग अप, और इसके संकेत और रैमिफिकेशंस आई थिंक काफी आई थिंक एक इंपैक्टफुल हो सकता है एटलीस्ट फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से आई थिंक व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज फॉलो बॉटम अप अप्रोच, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, बट एट दिस जंक्चर आई थिंक यू हैव टू बी कॉशियस इन दीज मार्केट्स, क्योंकि हमें नहीं लगता आई थिंक मार्केट्स 8600 ऊपर के रेंज पे निफ्टी पे तोड़ सकेगा, और जो रेंज की हम बात कर रहे थे काफी समय से, आई थिंक द मार्केट्स विल स्टिल स्टे इन दैट रेंज ऑफ 8100 टू 8600, और अगर कुछ ग्लोबल कंडीशंस वर्सन होते हैं तो इवन 8100 कैन बी वायलेटेड ऑन द डाउनसाइड। पॉइंट टेकन मयूरेश कि आप कह रहे हैं कि इस समय नई खरीदारी ना करें, लेकिन जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर मिड कैप्स में पोजीशन ले रखी है, क्या आप एग्जिट करना शुरू करें? वो तो कल हुआ है, लेकिन अब भी और बिकवाली आएगी। So clearly I think pressure points बिल्कुल बरकरार रहेंगे सिस्टम में हर्षिता जी। तो आई थिंक इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू क्वालिटेटिव स्टॉक्स इन मिड कैप, यस आई थिंक वो भी करेक्ट होंगे along with the trend that we are seeing in the markets, but probably I think you should hold on to the qualitative mid caps। I think जहां पे leverage ज्यादा है, जहां पे earnings growth से ज्यादा स्टॉक प्राइस भाग चुकी है, where valuations have exceeded their long term averages, वहां पे I think you are seeing obvious reactions of profit booking taking place। तो मेरे हिसाब से I think if you are holding on to qualitative stocks within the mid cap universe, मुझे नहीं लगता आई थिंक सच शॉर्ट टर्म करेक्शन शुड एक्चुअली डिटर इन्वेस्टर्स। इनफैक्ट ज्यादा करेक्शंस होते हैं इन क्वालिटेटिव मिड कैप स्टॉक, मुझे लगता है आई थिंक इनफैक्ट अक्यूमुलेट करना चाहिए एट लोअर लेवल्स, एवरेज इट आउट एंड देन वेट आउट फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर। बट अगर स्टॉक्स जहां पे लेवरेज पोजीशन ज्यादा है, वेयर दे हैव ऑलरेडी रन अप अहेड ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस, वहां पे आई थिंक यू आर ऑलरेडी सीइंग रिएक्शंस कम थ्रू, और मुझे नहीं लगता आई थिंक इन सच अ कार्नेज रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्चुअली चांस भी मिलता है, क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत आसान होती है हर्षदा जी ये सब मार्केट्स में। व्हेन यू आर एंटरिंग दी स्टॉक्स, एग्जिट में आप देखते हो कैसे वॉल्यूम्स के साथ
स्टॉक को पीटा जाता है। इसलिए आई थिंक ऑब्वियस रिएक्शन है कि रिटेल इन्वेस्टर्स विल गेट स्कैर्ड इफ दे आर स्टक अप इन दिस पोजीशंस, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यू शुड लुक एट द क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स यू आर होल्डिंग। इफ यू आर नॉट होल्डिंग क्वालिटेटिव स्टॉक्स, आई डोंट इवन माइंड एग्जिटिंग इवन इफ यू आर इनकरिंग लिटिल बिट ऑफ लॉसेस, बट देन एंटर इनटू क्वालिटेटिव स्टॉक्स एट लोअर लेवल्स। ये राय आती है यहाँ पर इन सारे शेयरों पर। फिलहाल अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो ही होल्ड करें, कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स में नुकसान के बावजूद निकल जाने में है समझदारी। ये राय मयूरेश की। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार शो से बात करेंगे और समझेंगे कि फार्मा सेक्टर में जो पिछले 2-3 सेशन से जबरदस्त खरीदारी होती दिख रही है, स्टॉक्स भाग रहे हैं, क्या कुछ बदला है सेक्टर के लिए, क्या हालात बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, क्या यूएस एफडीए की अप्रूवल्स आती हुई दिख रही है और क्या बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स सुधर रहे हैं, इन सब पर करेंगे बातचीत इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल और मयूरेश जोशी। फोकस कुछ स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन आज के सेशन में रहने वाला है। कल के कमजोर शेयरों में अगर देखें तो एमटेक ऑटो, राकेश इसके चार्ट्स देखकर बताएं, लगातार 2 दिन से जबरदस्त गिरावट, 60% तो गिर चुका है। क्या अब भी किसी ने नहीं बेचा है तो बेचकर निकल जाएं? एफएनओ में भी है, बैंक से बाहर भी आ गया है, क्या शॉर्ट करने का मौका दिखता है इस स्टॉक में? अनिल जी, इन स्तरों पे तो शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पिछले 2 दिन में देखें तो काफी बड़ा डिक्लाइन स्टॉक में देखने को मिला है और निचले स्तरों पे अगर हम देखें तो स्टॉक में 57 रुपीज 58 रुपीज एक अच्छा सपोर्ट है। कल स्टॉक ने इस लेवल को इंट्राडे बेसिस पर ब्रीच करा था, 53 54 के अराउंड के लोज लगाए थे, उसके बाद 63 के ऊपर की क्लोजिंग ली है। इनफैक्ट टेक्निकली ऐसा लगता है कि स्टॉक शायद 57 का एक सपोर्ट होल्ड कर रहा है और अगर कोई पुलबैक रैली आती है तो उस रैली को यूज करना चाहिए स्टॉक से निकलने के लिए। पुलबैक के बाद अनिल जी अगर कोई फ्रेश पैटर्न्स इमर्ज होते हैं तब एक शॉर्टिंग के बारे में देखना चाहिए, एज ऑफ नाउ तो अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। ओके, तो यहाँ पर दूर रहने की सलाह। कल स्टॉक फिर से 28% टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मयूरेश, इन्फोसिस और काफी इंट्रीगिंग था कि कल बाजार ये अटकलें लगा रहा था कि एक बहुत बड़ी एक्विजिशन कंपनी ऐलान करने वाली है, स्टॉक 3.5% टूटा और उसके बाद जो ग्लोबल टाउन हॉल हुआ उसमें विशाल सिक्का ने साफ संकेत दिए कि वो 3 नई सेवाएं लेकर आएंगे ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया जाए। क्या एक पुलबैक की संभावना है आज? सो क्लियरली आई थिंक उनकी जो आइकिडो स्ट्रैटेजी उन्होंने अनाउंस की है मोर और लेस नॉलेज बेस्ड आईटी सर्विसेज को लेके, आई थिंक इट्स विद द लॉन्ग टर्म गोल्स जो सिक्का जी ने प्लान आउट किए थे कपल ऑफ क्वार्टर्स बैक। सो क्लियरली आई थिंक द स्ट्रैटेजी इज वेरी मच इन प्लेस एंड स्ट्रैटेजी आई थिंक इज टेकिंग इनटू कॉग्निसेंस द फैक्ट दैट $20 बिलियन के आसपास जो है रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी 2020 तक टुवर्ड्स अचीविंग दैट लॉन्ग टर्म गोल। हाउएवर आई थिंक अगर हम कोर फाइनेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इस स्ट्रैटेजी से कुछ होने वाला नहीं है बैलेंस शीट पे, एंड क्लियरली आई थिंक इट इज देयर कोर नंबर्स व्हिच आर गोइंग टू ड्राइव देयर परफॉर्मेंस। तो जैसे इन्होंने लास्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस किया था 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, हमारी उम्मीद यही है कि ओवर द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ यूएस डॉलर और INR टर्म्स में 11.2% के आसपास ग्रोथ होने की उम्मीद है। क्लाइंट माइनिंग काफी अच्छी तरह से कर रहा है इन्फोसिस, क्लाइंट विंस हैव बीन क्वाइट डिसेंट, यूटिलाइजेशन लेवल्स अगर हम देखें इंक्लूडिंग ट्रेनीज आर क्लोज टू 75-76%। वहां पे एक हेडरूम बनता है 300-350 बिप्स का टू इंक्रीज दैट लेवल्स, और उसके लिए आई थिंक उनकी जो टेलविंड्स आएंगी फ्रॉम अ फॉलिंग रूपी एंड इंप्रूवमेंट इन यूटिलाइजेशन लेवल्स अलॉन्ग विद द कैश that they've got on their books, मुझे लगता है I think Infosys is in a very strong position. So clearly I think we have a buy rating on the stock. हमें लगता है I think ये stock ये level से भी I think अच्छा performance दे सकते इस साल में। Our target still stands at 1,306 rupees over the next 12 months. ओके, तो ये आती हुई इन्फोसिस पर खरीदारी की देखना होगा स्टॉक क्या आज उछाल दिखाता है कल की कमजोरी के बाद। लेकिन पिछले कुछ समय से फार्मा कंपनियों में जबरदस्त एक्शन है, बाजार कमजोर है लेकिन ये शेयर पिछले 3 दिनों से भाग रहे हैं। दरअसल हर एक फार्मा कंपनी के लिए अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है, कहीं अमेरिका से यूएस एफडीए की अप्रूवल्स आ रही हैं तो कहीं ब्रोकरेज यहाँ पर लेवल्स बढ़ा रहे हैं, टारगेट्स नए दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो माहौल है वो काफी बेहतर है और रुपए की कमजोरी से भी एक्सपोर्ट में फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में क्या इस सेक्टर में पैसा लगाने का मौका है, क्या इस सेक्टर के लिए कुछ हालात बदल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार शो। किरण जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले साल कंपनियों को यूएस एफडीए से अप्रूवल लेने में काफी मुश्किल आ रही थी, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस माहौल में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, फटाफट अप्रूवल्स आ रही। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कंपनियां एग्रेसिव हो गई है या फिर यूएस एफडीए थोड़ा प्रोसेस फास्ट कर रहा है?
अगर आप देखेंगे तो देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर कमिंग ऑफ पैटेंट इन FY16 और उसीलिए आप देख रहे हैं कि ये पैटेंट क्लिफ जो है बहुत ही स्टीप है और इसी वजह से काफी अप्रूवल्स are being seen as suddenly becoming very expedited, but in reality it is about the fact that a large number of molecules are going off patent in FY16. लेकिन जी जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में रुपए में भारी गिरावट आई है, तो क्या फार्मा कंपनियों को कितना और फायदा बनता हुआ दिखाई देगा? क्या अगली तिमाही फिर इस रुपी करेक्शन की वजह से प्रॉफिटेबल रहेगी? मार्जिन्स में सुधार क्या आने की उम्मीद करना ठीक रहेगा? तो ये जो अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली फॉर एक्सपोर्ट्स इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर फार्मा कंपनीज, क्योंकि द रूपी डेप्रिसिएशन ऑलवेज हेल्प्स इन एक्सपोर्ट्स। लेकिन जो इंपोर्ट बिल जो हो रहा है हमारे जो फार्मा कंपनीज में वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन आई थिंक द नेट इफेक्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर फार्मा। लेकिन किरण जी, फार्मा कंपनी में जो R&D का खर्चा है वो काफी बड़ा भी होता है, ये लगातार बढ़ भी रहा है और इसकी वजह से हमने देखा रिजल्ट सीजन में कि कई कंपनियों के मुनाफे पर दबाव है, मार्जिन पर दबाव है। आपको क्या लग रहा है, क्या R&D का खर्च इन कंपनियों के लिए इसी तरह से आगे और बढ़ता रहेगा? देखिए, R&D इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ द फार्मा सेक्टर और इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एरिया है R&D के बिना यू विल नॉट सी एनी ग्रोथ। दिस इज एन R&D लेड इंडस्ट्री और R&D में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि ओनली थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑफ इन R&D विल यू सी ग्रेट रिटर्न्स इन द फ्यूचर। तो मैं तो ये मानती हूं कि R&D is an integral part of our pharma and it is a very important investment need। और अगर आप देखा जाए तो US में तो आजकल इनोवेटिव R&D की जो वैल्यूएशंस आप देख रहे हैं, इट इज रियली माइंड ब्लोइंग। लेकिन इंडिया में हम जीरो वैल्यूएशन देते हैं इनोवेटिव R&D में और मैं आशा रखती हूं कि एट लास्ट आई होप बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड दैट investors will start valuing innovative R&D। शुक्रिया किरण जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो R&D पर ऑफ कोर्स कंपनियां जोर देती रहेंगी, लेकिन एक जो खास बात किरण जी कह रही थी कि रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, लेकिन एक बड़े पैमाने पर फार्मा कंपनियां रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट भी करती हैं, तो शायद वो फायदा ऑफसेट होने की संभावना भी है। क्या एक बम्पर क्वार्टर वाकई में सभी कंपनियों के लिए निकलेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फार्मा कंपनियों में एक आउट परफॉर्मेंस देखा गया है इस गिरते बाजार में, क्या यहां पर कुछ सेफ्टी है या फिर यहां पर भी प्रेशर रहेगा, उस पर भी ये बात करेंगे। प्री ओपन सेशन पर हमारी नजरें रहेंगी आगे भी। आप देखिए एशियन मार्केट्स की हालत खराब है, 1.5 से 2% के नुकसान के साथ ट्रेड्स और 100 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। लेंगे एक ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। हमारे साथ आज हैं राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और आगे बात करेंगे हेमंत ठुकरार से वायदे बाजार की पोजीशंस पर। SGX निफ्टी की हालत खराब है, 100 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत यहां पर बनते हुए दिखाई दिए। लेकिन हम बात कर रहे थे फार्मा कंपनियों की ब्रेक से पहले, और मयूरेश आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग एक टर्न अराउंड ऑफ सॉर्ट्स आया है सन फार्मा पर, हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों में काफी पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकल आई। किरण मजूमदार शाह कह रही हैं कि काफी पेटेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो उसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा, लेकिन रुपी में जो गिरावट आई है उसका शायद उतना बेनिफिट ना दिखे जितना बाजार एंटिसिपेट कर रहा है। तो क्या आपको लग रहा है इस गिरते बाजार में इन कंपनियों में एक्सपोजर बढ़ाना ठीक है? क्या यहाँ पर सेफ्टी है? So clearly, I think defensive safety mechanism के हिसाब से pharma stocks and IT stocks are considered to be the best bet. However,
आई थिंक जैसे आप पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, दी ANDA पाइपलाइन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज। जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, काफी कंपनियों को अपने नीश एरियाज में अपॉर्चुनिटीज है यूएस मार्केट्स में। एक उदाहरण दूं तो ऑरबिंदो फार्मा के लिए आई थिंक जो ARV सेगमेंट है उनका एंटीरेट्रोवायरल, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी विद पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड गोइंग ऑफ अराउंड $70 बिलियन। सिप्ला की मैं बात करूं तो इनहेलर सेगमेंट इटसेल्फ ऑन द CFC साइड इज क्लोज टू $3 बिलियन यूएस और यूरोप मार्केट्स को हम कंबाइन करें तो। सो देयर आर huge opportunities for these pharma players. Big market are going off patents, which creates huge amount of market opportunity as well. NDA फाइलिंग्स भी काफी अच्छी है, और जैसे अनिल जी भी राइटफुली कह रहे थे, R&D एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं बिकॉज दे हैव टू गेट इनटू ऑल दीज नीश कॉम्प्लेक्स जेनेरिक मॉलिक्यूल्स। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आई थिंक दी वैल्यूएशंस एटलीस्ट फ्रॉम एन FY16 पर्सपेक्टिव हेडविंड से बन सकते हैं। रुपी जो डिप्रिशिएट हुआ है, यस आई थिंक इट कैन क्रिएट टेलविंड्स फॉर दीज कंपनीज फॉरवर्ड, बट कितना बेनिफिशियल इंपैक्ट आता है बैलेंस शीट्स पे, इट विल मोर और लेस गेट ऑफसेट, जैसे जी भी बता रही थी। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ आई जस्ट टेक वैल्यूएशंस इनटू एस्पेक्ट, आई थिंक फ्रेश बाइंग सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ऑल आर फेयर वैल्यूएशंस। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डिशमन, ऑरबिंदो, ये सब पसंद थे निचले स्तरों पे, लेकिन आई थिंक दे आर वेरी वेरी क्लोज टू व्हाट आवर टारगेट प्राइसेस आर। तो मुझे लगता है आई थिंक डिफेंस इज व्हाट द इन्वेस्टर्स शुड लुक एट। इन इन्वेस्टर्स और होल्डिंग ऑन टू दी स्टॉक्स एट लोअर लेवल्स शुड कंटिन्यू टू होल्ड। मुझे लगता है जो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव, अर्निंग शुड बी क्वाइट स्टेबल फॉर आप। ओके, ये राय आती फार्मा शेयर पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआत है। सेंसेक्स लगातार अपनी कमजोरी बढ़ाता हुआ 110 अंक नीचे अब है, और देखिए एशियाई बाजार में भी जबरदस्त गिरावट का रुझान। इनफैक्ट अब शंघाई के बाजार 9% फिसल चुके हैं, हांगकांग और बाजारों में भी अच्छा खासा नुकसान। ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पहला सौदा रुपए की ओपनिंग, बताएंगे आपको प्री ओपनिंग सेशन। बने रहिए हमारे साथ। Strategy of deleveraging, of coming down on its debt, I think the management is working on that, but because we don't have a coverage, I think target देना बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन इस बीच करेंसी मार्केट पर एक बार फिर से नजर डाल दें, जहां पर रुपए में हमने कमजोर शुरुआत देखी है, और इस वक्त करेंसी मार्केट में जो लेवल आपको नजर आएगा वो नुकसान के साथ 65-70 के आसपास के लेवल हैं, यानी कि 17 पैसों का नुकसान, 1/4% नीचे, 2 साल का नया निचला स्तर। करेंसी मार्केट के इस रुझान पर बात करते हैं। हमारे साथ सुगंधा सचदेव कार्यक्रम में शामिल हो रही है, AVP करेंसी रिसर्च, रेलिगेयर सिक्योरिटीज की। सुगंधा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं, गिरावट जो होती दिख रही है रुपए में, क्या बड़ी वजह आप समझती हैं और क्या डायरेक्शन दिख रहा है आपको? गुड मॉर्निंग आनंद जी। अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने काफी सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन आते हुए देखी है। हम काफी टाइम से एक लेवल की बात कर रहे थे 64.30, ये लेवल जिस दिन से ब्रेक हुआ है हमने एक सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन आते हुए देखी है। इनफैक्ट रुपी हैज टेस्टेड लेवल्स क्लोज टू 2 years लोज। ये काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन हमने अगस्त 2013 में देखी थी, और दोबारा से हम इस टाइप की डेप्रिसिएशन देख रहे हैं। इसका मेजर रीजन है युआन की डेप्रिसिएशन, जो रिसेंट हमने ग्लोबल मार्केट्स में फैक्टर्स डेवलप होते हुए देखा है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन करेंसी पे भी आया है। इनफैक्ट ऑल इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैव स्टार्टेड डेप्रिशिएटिंग। चाइना की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है टू इनफैक्ट दे हैव चेंज्ड द मिड पॉइंट फॉर युआन अगेंस्ट द डॉलर, जिसकी वजह से युआन नाउ कैन ट्रेड इन अ रेंज ऑफ अराउंड 4%, +2% to -2% against the US dollar. It was earlier a tightly monitored currency now, but then चाइना के डेटा, जो इकोनॉमिक डेटा है, पिछले कुछ दिनों में काफी नेगेटिव रहे हैं। इनफैक्ट चाइना की ग्रोथ इज ऑल्सो स्लम्पिंग, और चाइना के एक्सपोर्ट्स भी अगर हम देखें तो 8.3% स्लम्प हुए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। इन्हीं रीजंस की वजह से चाइना हैड टू टेक दिस एक्शन टू मेक इट मच मोर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। युआन की डेप्रिसिएशन टू चाइना को काफी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज विच आर ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर इट्स मार्केट ऑल्सो, बी जापान और अदर कंट्रीज। इसकी वजह से चाइना के युआन में जो डेप्रिसिएशन हमने देखी है, इंडियन रुपी में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। एंड इनफैक्ट आने वाले दिनों में मुझे लगता है अगर ये करेंसी डेप्रिशिएट, इनफैक्ट चाइनीज युआन अगर करेंसी डेप्रिशिएट करता रहता है, उस केस में इंडियन रुपी पे काफी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक नेगेटिव बन सकता है। इनफैक्ट RBI गवर्नर ने भी कल वार्न किया है कि ये चाइना के एक्शन लॉन्ग टर्म डेप्रिसिएशन की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बट यस अगर अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग देयर करेंसीज इन लाइन विद दैट, उसका एक वरीसम ट्रेंड डेवलप हो सकता है फॉर इंडियन रुपी। तो फिर RBI का स्टांस क्या रहेगा, क्योंकि जो आज की बड़ी हेडलाइंस है वो यही है कि शायद हम भी एक कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि रुपी को और वीकन करने दे। किस तरह की स्थिति रहेगी, क्या पॉसिबिलिटी है? 66 इज नियरली अराउंड द कॉर्नर सुगंधा, की 67-68 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे।
डेफिनेटली मुझे लगता है ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ सिनेरियो इतना नेगेटिव नहीं है फॉर इंडियन रुपी। 66 का मार्क इंडियन रुपी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हम इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करते हैं विजिबल्स 2013 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हाई था, इन्फ्लेशन काफी हाई थी एंड ग्रोथ वाज क्वाइट बिलो द पार। बट अगर अभी करंट सिनेरियो देखते हैं, आवर सिचुएशन इज मच बेटर। Our current account deficit has been reducing. Our inflation is at all-time lows. अगर हम जुलाई का headline inflation देखें, it was at a level of around 3.78%, which is quite low. साथ ही साथ we have healthy foreign exchange reserves around $350 billion, which is quite good. इस टाइम पे हमारी ग्रोथ भी इनफैक्ट रिवाइव हो रही है, तो ये सारे फैक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन मूविंग ऑन द रिफॉर्म पाथ, सो ऑल दीज फैक्टर्स आर पॉजिटिव एंड वी हैव बीन नोटिसिंग लॉट ऑफ इनफ्लोज आल्सो इनटू द इंडियन मार्केट्स। बट यस, अगर चाइनीज डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहती है, देयर आर कंसर्न्स ऑफ कैपिटल आउटफ्लोज। उस केस में अगर 66 का मार्क ब्रीच होता है, इन दैट सिनेरियो आई डू एंटिसिपेट अ सिनेरियो वेयरइन वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 69 आल्सो। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी डॉलर इंडेक्स काफी डाउन है, बट यस इंडियन रुपी पर प्रेशर बढ़ सकता है। और अभी इंटरेस्ट रेट हाइक की जो एंटिसिपेशन थी वो भी कुछ हद तक रीसेंट एफओएमसी मिनट्स के बाद कम हो गई है। देयर आर रिड्यूस्ड चांसेस ऑफ एन इंटरेस्ट रेट हाइक इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसकी वजह से रुपी को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिल सकता है, बट यस आई डू फील दैट जो चाइनीज युआन के डेप्रिसिएशन के कंसर्न्स हैं वो अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज सुबह रुपए की इस चाल पर अपनी राय हमें शेयर करने के लिए। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन उतना बुरा नजर नहीं आ रहा है। अगर आप एसजेएक्स निफ्टी के से कंपेयर करें तो 165 अंक नीचे दिख रहा है सेंसेक्स, और 67 पॉइंट नीचे दिखेगा आपको निफ्टी। 65 अंकों के आसपास का नुकसान, तो 0.5% के आसपास का ही नुकसान है निफ्टी में। सेंसेक्स में ½ से कुछ ज्यादा का। मिड कैप इंडेक्स को देखिए लगभग 1% ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी ये 18,000 के लेवल से नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। तो यहाँ पर देखना होगा क्या वाकई में 18,000 के आसपास के लेवल बैंक निफ्टी में आते हैं। चलिए यहाँ पर नजर जरूर होगी, लेकिन एक स्टॉक जो कल काफी दमदार एक्शन में रहा है राकेश, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। डेल्टा कॉप, जहां पर कल मॉर्गन स्टैनली और राकेश झुंझुनवाला की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है 30 और 35 लाख शेयरों की, टोटल 65 लाख शेयरों की। ये बताएं स्टॉक में क्या कहीं कोई ब्रेकआउट के संकेत है? कल मेरे ख्याल से 7-8% ऊपर मजबूत बंद हुआ था ये शेयर। अनिल जी डेफिनेटली कल एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला था, और वॉल्यूम्स देखें तो पिछले 2-3 साल के मैक्सिमम वॉल्यूम्स कल देखने को मिले थे। अगर टेक्निकली अनिल जी ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट है 79 रुपीज 50 पैसा के ऊपर ब्रेकआउट है। कल का हाई 78.75 था। अगर ये स्टॉक 79 रुपीज 50 पैसा के ऊपर निकलता है, तब स्टॉक टेक्निकली एक अप ट्रेंड के अंदर आएगा, अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा, और तब एक ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर टेक्निकली बाय करना है तो 79 रुपीज 50 पैसा के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। हाँ, ये फिलहाल राय डेल्टा कॉप पर आती हुई, तो क्लियरली यहाँ पर कुछ एक्शन बढ़ने की पूरी संभावना है। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आज नजरें रहेंगी। बीपीसीएल, राकेश इस पर आपकी क्या कॉल है? सीएलएसए ने कहा है कि एक अंडर परफॉर्मर रहेगा। इनफैक्ट उनका टारगेट 900 का अब आता हुआ दिखाई दिया है। 887 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शायद इससे ज्यादा टारगेट था और उसे घटाकर इन्होंने अब 900 किया है। क्या आपको लग रहा है प्रेशर में रहेगा काउंटर? प्री ओपन सेशन में 1 से 1.5% की गिरावट है। अजीत, अगर बीपीसीएल की बात करें तो ट्रेंड क्लियरली अप है। स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। स्टॉक में निचले स्थानों पे देखें 860 के अराउंड स्टॉक का एक डबल बॉटम लगा हुआ है। अप ट्रेंड का स्टॉक है। मेरे को ऐसा लगता है गिरावट पे स्टॉक को बाय करना चाहिए एज लॉन्ग एज 860 के लेवल्स को ये स्टॉक होल्ड करता है। ओके हेमंत, बैंक निफ्टी 18,000 के आसपास या उससे थोड़ा नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। जहां तक मुझे याद है इस करेक्शन में जो वापस 19,000 तक बैंक निफ्टी गया, 18,000 के आसपास ही सपोर्ट लेकर 19,000 तक 1000 पॉइंट की एक रिकवरी दिखाई थी। वापस हम उन्हीं लेवल्स पर आ गए। क्या ये एक सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा? और जो लोग अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं तो क्या यहाँ कवर करना चाहिए? क्या करेंगे अगर आज 300 पॉइंट नीचे खुले बैंक निफ्टी तो? अनिल जी, मेरे ख्याल से अगर आप शॉर्ट हैं तो प्लीज कवर कर लीजिए, क्योंकि 17,850 से लेके 17,900 जो स्पॉट लेवल्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे बहुत मुश्किल हैरानी होगी अगर बैंक निफ्टी ये लेवल्स भी तोड़ के नीचे चला जाएगा। और वैसे भी अगर आप 18,000 पे देखें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वहीं पे ही है। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कल सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बैंक निफ्टी में बनी थी, तो मेरे ख्याल उसके रहते हुए ये थोड़ा सा आपको नीचे का और जोन मिल सकता है।
इनफैक्ट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि एक्सिस बैंक, यस बैंक अगर आज ये 1-2% और नीचे खुलते हैं तो मेरे ख्याल ये दोनों तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन्स पे आ जाएंगे। यस बैंक 695 700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक्सिस बैंक 515 520 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे आई विल बी अ बायर। मैं एक बार जरूर कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा बैंक निफ्टी पे अगर 17,900 के आसपास वो आ जाए तो। कोई एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स पर फोकस नहीं होगा हेमंत फिर उस कॉन्ट्रा कॉल के लिए? नहीं हर्षदा, उसके दो रीजन है। बिकॉज ये ज्यादा चले हैं प्राइवेट बैंक से ऑफ लेट और इनमें कल मुझे पहली बार काफी एग्रेसिव शॉट्स देखने को मिले हैं, जबकि प्राइवेट बैंक्स जो हैं जैसे एक्सिस, यस बैंक मैंने आपको बताया वो ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहे हैं और बहुत क्रूशल वीकली सपोर्ट्स के आसपास आज आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से चांसेस हैं कि वहां पे थोड़ा पैसा जल्दी बन जाएगा ट्रेडर के लिए अगर एक रिबाउंड आता है इन स्टॉक्स के अंदर। एक और स्टॉक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन जहां पर आज ऑफर फॉर सेल है और मयूरेश इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। 342 रुपए की फ्लोर प्राइस तय हुई, क्या पैसा लगाने की राय देंगे आप रिटेल इन्वेस्टर्स को? तो क्लियरली आई थिंक अनिल कवरेज में नहीं है स्टॉक तो राय देना मुश्किल होगा, लेकिन पीएसयू यूनिवर्स में मैं अगर बात करूं अपार्ट फ्रॉम ड्रेजिंग तो मुझे लगता है कोल इंडिया की जैसे हमने करेक्शन देखी है और पावर ग्रिड, आई थिंक दीज आर द टू स्टॉक्स दैट वी आर लाइकिंग फ्रॉम द पीएसयू यूनिवर्स। कहीं ना कहीं हम देखें तो नंबर्स फॉर पावर ग्रिड और क्वाइट रीजनेबल, अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी है, रेगुलेटेड रिटर्न्स है, जितना इनका केपेक्स प्लान अगले 2 साल के लिए काफी स्टेबल हो सकता है। सिमिलरली फॉर कोल इंडिया जैसे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं टुवर्ड्स कोल माइनिंग ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years, आई थिंक जो प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे विद इवैक्यूएशन लाइंस getting resolved over the next few quarters और जैसे realizations improve होंगे specifically on the e-auction side in times to come, मुझे लगता है तो current venture कोल इंडिया भी बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। कोल इंडिया एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन ड्रेजिंग कॉर्प कितना सक्सेसफुल होगा वो ओएफएस इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि इस तरह के मार्केट में आई डोंट नो कितने लोग अनिल आगे बढ़ने वाले हैं पैसा लगाने के लिए। और आई एम श्योर कोल इंडिया में जो बिकवाली हुई थी वो कुछ रिकवरी दिखा सकता है। अगर ऐसा मार्केट होगा आई एम नॉट श्योर सरकार विनिवेश के लिए आगे बढ़ेगी। अब एक्चुअली कोल इंडिया में दिक्कत ये कि सरकार ने जो दूसरा इरादा तुरंत जाहिर किया, क्योंकि 350 से 450 स्टॉक हो गया तो लगा सरकार को अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं, वो शायद एफआईएस को पसंद नहीं आया कि क्यों इतना जल्दी सेकंड ट्रांच करना चाहती है सरकार और उसके बाद स्टॉक की धुलाई हुई। एनीवे लेकिन धुलाई प्री ओपनिंग सेशन में कम हो रही है। उम्मीद करें कि अगर इतनी धुलाई से हमारा काम चल जाए आज तो बेहतर होगा। 8,300 के लेवल के आसपास शुरुआत होने के संकेत है निफ्टी के और हम यही कह रहे थे कि पहला सपोर्ट 8,300 8,325 की रेंज में, देखते हैं उसे होल्ड कर पाते हैं या फिर एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर ज्यादा कमजोर खुलना होगा हमें। लगभग 8,110 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी है, तो एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में हम बेहतर दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी 18,000 के लेवल के बेहद करीब खुलने की तैयारी। इस बीच एक बार फटाफट एशियाई बाजारों पर नजर डाल लें, वहां पर किस तरह का रुझान है, कौन से बाजार प्रेशर में इस वक्त आपको नजर आएंगे। तो ताइवान 2.5% नीचे, शंघाई 2.25% नीचे। तो जब हमने शो शुरू किया था तब शंघाई के बाजार 0.5% नीचे थे, ये गिरकर 3% नीचे हो गए। तो चाइना की गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। निक्की अब 2.5% नीचे, हांगकांग 2.25% नीचे। तो पहली टिक भारतीय बाजार में क्या आती हुई 250 अंक नीचे शुरुआत हुई है, 250 अंक नीचे है निफ्टी, 350 अंक नीचे है सेंसेक्स, माफ कीजिएगा, और 200-300 अंक नीचे सेंसेक्स होता हुआ दिख रहा। तो हर टिक के साथ कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही। 325 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, जबरदस्त गिरावट, 350 अंक नीचे अब सेंसेक्स हो चुका है, 1.25% नीचे, 450 अंक, गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। 450 अंक, अब ये 400 अंकों की तरफ बढ़ता हुआ, 390 अंक नीचे सेंसेक्स है और 125 अंक नीचे निफ्टी। 400 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में अब होता हुआ दिख रहा है, 1.5% का नुकसान, लेकिन अब शायद नहीं, अभी भी नहीं। 415 अंक नीचे सेंसेक्स, तो हर टिक के साथ जो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं बाजार और ज्यादा गिरते हुए देख रहे हैं। 425 अंक नीचे अब सेंसेक्स है और निफ्टी पर 125 अंकों का नुकसान है। 1.5% का कट आ चुका है, अभी भी बाजार गिरते हुए ही दिख रहे हैं, कहीं कोई थकावट रुकावट के संकेत नहीं है। 430 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स है 27,200 के नीचे फिसलता हुआ, निफ्टी 8,250 के नीचे फिसलता हुआ, 1.5% का बड़ा कट। तो 400-450 पॉइंट के नुकसान के बाद अब पहली टिक आई है कि बाजार थोड़े रुकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बेहद गहरा कट आता हुआ दिख रहा है, ठीक उसी तरह से जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा था। और सिर्फ एक स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, 4.5% ऊपर है निफ्टी पर आज इस कमजोर बाजार में, बाकी सारे शेयर नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लीड करता हुआ 4% का कट, भारती 4% नीचे, एसबीआई 4% नीचे, वेदांता, यस बैंक, बीपीसीएल, एलएनटी
लंबी लिस्ट है। निफ्टी पर 4% कट वाले स्टॉक की तो भयंकर मार पड़ती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए वायदा कारोबार की तरफ यहां पर देख लें किस तरह का रुझान। जस्ट डायल 5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर, कैनरा बैंक 4% नीचे, जेपी एसोसिएट 5% नीचे, मदरसन सुमी 4% का नुकसान, जेएसपीएल ऑफ 65 रुपए पर ये 4% नीचे है, इलाहाबाद बैंक, अपोलो टायर, जो स्टॉक देखिए, इनफैक्ट बड़ों को देखिए, एसबीआई 4% नीचे है आज के सेशन में, जो अच्छा वेटेज रखने वाला काउंटर है, यहां पर इतना नुकसान है। वायदा कारोबार में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है एमटेक टॉप गेनर 2.5% ऊपर है आज। टाटा कम्युनिकेशन के लिए बेहद पॉजिटिव खबर, 1.5% ऊपर ही है। अंबुजा सीमेंट अब थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी पर एकमात्र स्टॉक हरे निशान में अंबुजा सीमेंट 1.25% ऊपर, और वायदा कारोबार में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉक ऊपर है, एमटेक ऑटो और टाटा कम्युनिकेशन। ये बता रहा है कि बाजार का हाल क्या है। 75 स्टॉक पॉजिटिव हैं, 950 शेयरों में नुकसान है। हर्षदा, अब गिनने वालों की लिस्ट आप बताइए। अनिल, इनफैक्ट मुझे तो पहले ही कह देना चाहिए कि जो भी गेनर्स दिख रहे हैं ना मिड कैप में, उनको इग्नोर कर देना चाहिए। वो तमाम स्टॉक्स है जहां पर पिछले कुछ दिनों में काफी गिरावट आई थी, तो वहां पर बहुत ही माइल्ड पुल बैक आ रहा है और वो इग्नोरेबल है। एमटेक ऑटो की बात नहीं करनी चाहिए, कहां पर वो प्रेशर दिख रहा है उस पर अगर आप फोकस करें। मदरसन सुमी, अनिल ने कहा 7% नीचे, जेके टायर 5.5% नीचे, बीईएमएल 5% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जैसे काउंटर में करीब 5% तक का करेक्टिव मूव आया है। कल का परफॉर्मर चोलामंडलम देखिए 605 पर ट्रेड करता हुआ, कल ही के सत्र में 700 के ऊपर निकला था स्टॉक का। इसके साथ ही सुजलॉन एनर्जी 3% की गिरावट दिखाता हुआ, एचडीआईएल, डीएलएफ, जीवी के पावर एंड इंफ्रा, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स, इन सब में हमने देखा है बिकवाली हावी है। बड़े वॉल्यूम्स पर काउंटर्स टूट रहे हैं आज। छोटी कंपनियों में आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 5% नीचे, कल्याणी स्टील स्ट्रिप्स जैसे स्टॉक्स में गिरावट आती हुई। एक कंपनी जिसके नतीजे आए और यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब था और वो है इनफैक्ट HCL इन्फोसिस्टम, स्टॉक 7% नीचे ट्रेड करता हुआ। आज बाजार खुलते ही यहाँ पर प्रेशर बना है। इसके साथ ही आप देखिए मैस्टेक 6% नीचे ट्रेड करता हुआ, बॉम्बे डाइंग में 4% की गिरावट, येस बैंक जैसा स्टॉक है जहां पर हमने देखा है 4% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला है। जैन इरिगेशन, लिबर्टी शूज, इलाहाबाद बैंक, बिल्ड, सिंटेक्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली बढ़ रही है। हैवी वॉल्यूम्स पर बिकवाली बढ़ रही है। यहाँ पर कम से कम 2 से 3 लाख शेयरों का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है इन स्टॉक्स में। साथ ही NIIT देखिए, डिशमन देखिए, सब स्टॉक्स में काफी ज्यादा नुकसान बनता हुआ दिखाई दिया। तो वो अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस काफी ज्यादा एक्टिवेट हुई हैं। टाटा कम्युनिकेशंस थोड़ा सा ग्राउंड होल्ड कर रहा है, यहाँ पर ऑफ कोर्स पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक साउंड कंपनी है, बड़ी डील हाथ लगे, बड़ा पैसा इनके हाथ लगे अगर वो डेटा बेचते हैं, वाकई में डेटा सेंटर बेचते हैं गूगल या अमेजॉन को, तो वो एक ट्रिगर जरूर है स्टॉक के लिए। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए नुकसान ही नुकसान। अब 250 पॉइंट के नुकसान के साथ मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 1.5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस बीच निफ्टी जूनियर पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। निफ्टी जूनियर करीब 1.5% नीचे। ड्रेजिंग कॉप का आज OFS खुल रहा है, 382 का प्राइस वहां पर, और एक काउंटर भी उसी लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ करीब 5 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर प्रेशर सब तरफ है बाजार में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ 85 शेयर मजबूत है, 1050 शेयर कमजोर है। हर एक मजबूत शेयर के सामने 13 शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उससे बाजार वायदा कारोबार की हर्षदा फॉर ए चेंज सिचुएशन इंप्रूव होती दिख रही है। अब 3 स्टॉक हरे निशान में दिख रहे हैं, 2 के बजाय, यानी कि आप उसमें एमटेक ऑटो को गिने नहीं है जी, मुझे लगता है उसको इग्नोर कर दीजिए, 2 ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, मदरसन सुमी अब 5% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। बैंक्स पर जबरदस्त प्रेशर है। और आज इंटरेस्टिंग बात है कि SBI को छोड़ दें तो ज्यादातर मिड कैप बैंक्स पर, SBI बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर मिड कैप बैंक्स पर और मिड कैप शेयरों पर काफी प्रेशर। कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप्स देखिए, अरविंद लिमिटेड, GMR इंफ्रा, जैन इरिगेशन, JP एसोसिएट्स, ये सारे ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर्स यहाँ पर ज्यादा मार पड़ती हुई दिख रही है। चलिए अब कुछ अहम लेवल्स की बात करें। हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं कि निफ्टी का जो आज का लेवल है 8240 का लो हमने बनाया है, 8305 का हाई बना है। ये बताएं हेमंत कि इस वक्त 8258-60 का लेवल है निफ्टी पर, स्पॉट में क्या ट्रेड करना चाहिए अगर किसी को करना है तो? देखिए अनिल जी, बहुत ही ये गैप डाउन के बाद मेरे ख्याल अब सबसे अहम लेवल है वो 8200 है, क्योंकि 8200 पे इस कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग से लेके अभी तक सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वहीं पे ही है।
तो मेरे ख्याल वो उस लेवल का जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाता है। अगर आप एक कॉन्ट्रा ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल अराउंड 8250 82 इसको आप एज अ ट्रेंड ले सकते हैं और आप थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिबाउंड रैली मटेरियलाइज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आज हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक में है मार्केट अभी, बट मंडे या ट्यूसडे एक छोटा सा रिबाउंड बैक टू 8350 84 ये लेवल्स हमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं। बट ये मैं स्टॉप लॉस इसमें रखूंगा 8180 का, क्योंकि अगर किसी वजह से मार्केट 8180 के निकल जाती है नीचे तो मेरे ख्याल काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो 8230 8250 इसके आसपास एक कॉन्ट्रा कॉल ली जा सकती है, और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 83 का कॉल ले लीजिए उस टाइम पे, मेरे ख्याल वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैं एक बार कॉन्ट्रा कॉल लेने की सलाह ज़रूर दूंगा कि अगर जिगरा है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉल लीजिए, ये कह रहे हैं हेमंत ठुकराल। 8230 8250 के आसपास, लेकिन 8100 का स्टॉप लॉस लगाना काफी इंपॉर्टेंट, और अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाह रहे हैं शायद 8300 का कॉल लेना बेटर रहेगा। कुछ स्टॉक्स जो आज काफी पिटे हैं, मदरसन सुमी, मयूरेश, इस समय क्या कॉल रहेगा आपका? So clearly हर्षदा जी, I think one should wait for decline, stabilize होने दीजिए। नंबर्स मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक थे, जैसे इनकी ओवरसीज सब्सिडरी की परफॉर्मेंस थी, ऑर्डर बुक इज क्वाइट डिसेंट, पर मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है। तो मुझे लगता है आई थिंक डिसेंट ऑर्डर बुक, रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी है, बट अगेन आई थिंक द पॉइंट इज नंबर्स को इम्प्रूव होने के लिए टाइम लगेगा। तो आई विल वेट फॉर द डिक्लाइन ऑन टू दिस काउंटर्स। ऑटो एंसिलरी स्पेस में जनरली आई थिंक आई विल बी अ लिटिल कॉशियस। आई थिंक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लूंगा। व्हाट वी आर लाइकिंग एट दिस स्पेस और डिक्लाइंस में इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए समथिंग लाइक एन एमएम फोर्जिंग, जहां पे लगता है कि कैपेसिटी इंक्रीज की वजह से और बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकती है, बट नॉट एट दीज लेवल्स। आई थिंक वेट फॉर डिक्लाइंस, क्योंकि मार्केट का मूड क्लियरली आई थिंक इज वेरी सॉफ्ट एट दिस पॉइंट। बिल्कुल। तो वक्त है आप सबसे विदा लेने का। मयूरेश, राकेश और हेमंत, आप सबका शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर हमारे साथ राय शेयर करने के लिए। इस बीच बाजार कुछ और नए लोअर लेवल्स बनाते हुए दिख रहे हैं। 460 अंकों का नुकसान अब सेंसेक्स पर, निफ्टी दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। 140 अंकों का नुकसान 8200 की तरफ बेहद तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे और बैंक निफ्टी में भी 2% की गिरावट। बाजार की तेज गिरावट और एफआईएस की जबरदस्त बिकवाली का दबाव, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेंगे राय आगे के डायरेक्शन पर। हमारे साथ जुड़ेंगे एडलवाइस के प्रेसिडेंट और सीईओ विकास खेमानी इस छोटे से ब्रेक के बाद।